अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। ये हमारा एक नया सेगमेंट है कि जिसमें जो है ना वो मैं हालात हाज़रा पे बात करूँगा। सो मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे देता हूँ कि इस करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में मैं जो भी बात करूँगा वो मेरे अपने ख़यालात हैं। आप उनसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप उन मामलात पे बहस भी कर सकते हैं, लेकिन इस बहस में एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा इज़्ज़त और लिहाज इन दो चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखिए। जो भी करंट सिचुएशन चल रही होगी इकॉनमी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं जो सोच रखता हूँ या जो समझ रखता हूँ मैं उसके मुताबिक इस पर बात करूँगा। जी, सबसे पहले तो आज हमें बात करनी है पेट्रोल प्राइसेस और पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस पे और पाकिस्तान की इकॉनमी पे। तो ये जो भी मैं बात करूँगा ये किसी भी सियासी जमात से हटकर है, किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता हूँ। सो इस वजह से ना हम यहाँ पे इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, ना यहाँ पे इमरान खान के अगेंस्ट हैं। जो हकीकत है, जो मुझे बेहतर लगता है, मैं उसकी बात करूँगा। अच्छा जी, अब पेट्रोल प्राइसेस इस वक्त ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंक्रीज़ कर रही हैं। अब इसके ऊपर एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जी कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अब जो कोविड के अंदर बंद रहा था मामला, तो ये सारे का सारा उन्होंने कवर अप करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। पेट्रोल, सोना, चांदी या इन तमाम चीज़ों की जो कीमतें हैं ये ऊपर नीचे होती रहती हैं डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से। कभी ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे भी आ जाती हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा भी हाइप पकड़ लेती हैं। सो ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसका कोविड के साथ किसी किस्म का भी कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जी पेट्रोल की प्राइसेस पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के निस्बत पाकिस्तान में सस्ती हैं। तो ये हकीकत है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इस वक्त 27वें नंबर पे सस्ता तरीन पेट्रोल है पाकिस्तान में। आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ, पूरे के पूरे इलाके में यहाँ पे सिर्फ एक अफ़गानिस्तान है कि जिसका जो है ना वो पाकिस्तान से सस्ता पेट्रोल है, और उसका भी जो है ना वो पॉइंट कुछ डॉलर का डिफरेंस है। वरना अदरवाइज़ सारे के सारे जितना भी हम बांग्लादेश को ले लें, इंडिया को ले लें, श्रीलंका को ले लें, भूटान को ले लें, नेपाल को ले लें, चाइना को ले लें, तो सब का जो है ना वो पेट्रोल हमसे महंगा है। तो ये तो हकीकत है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो आ जाता है जी पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम एक बेसिकली यूनिट है कि जिसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपकी आबादी का एक बंदा एवरेजली कितना कमा रहा है। सो पर कैपिटा इनकम के हवाले से पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त 134वें नंबर पे है तकरीबन कोई 211 मुल्कों में से। सो यहाँ पे डिफरेंस जो है ना वो बनता है। जो ये कहते हैं जी पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है, तो उसको ख़रीदने के लिए आपकी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना। अब इसकी मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा जो है ना उसकी इनकम है 2 लाख रुपए, एक बंदे की इनकम है 20 लाख रुपए। अगर पेट्रोल फर्ज करें बढ़ता है तो वो जो 2 लाख रुपए इनकम वाला है वो समहाउ अफोर्ड कर लेगा। उसका बजट अगर फ़र्ज करें कि थोड़ा सा हिलेगा भी तो इतना ख़ास जो है ना वो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़रूर पड़ेगा लेकिन इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बंदा जिसकी कमाई जो है ना वो 20,000 रुपये है, जो कि उसकी 15 तारीख को ख़त्म हो जाती है, जब वहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी सो उसकी मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंसेस में अगर कहीं से 1,000-2,000 रुपये का भी डिफरेंस आता है तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सो इसी तरह से पर कैपिटा इनकम के हवाले से जिस वक्त हम पाकिस्तान को मैयर करते हैं तो डेफिनेटली जब यहाँ पे प्राइस बढ़ती है वो बेशक जो है ना वर्ल्ड वाइड कम बढ़ेगी, लेकिन फिर भी चूँकि हमारी इनकम कम है तो हमें इस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दूसरी प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ पे ये आ जाती है कि जब आपकी सारी की सारी चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं पेट्रोल के साथ, तो सिर्फ पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ती है, उसके साथ स्लोली ग्रेजुअली सारे प्राइसेस जो है ना वो बढ़ना शुरू कर देती हैं। क्योंकि जाहिर है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो उसमें पेट्रोल यूज़ होता है, तो वो जब ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस बढ़ती है तो हर चीज़ की प्राइस जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सो इस तरह से इन्फ्लेशन में भी जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादती आ जाती है। अभी यहाँ से हम दूसरी बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट के ऊपर। तो मेरे भाई एक बात यहाँ पे अपने जहन में
रख लीजिए गौर से, पाकिस्तान की इकॉनमी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। ये एक तल्ख हकीकत है जिसको समझ लीजिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी कंट्रोल्ड बाय IMF और वर्ल्ड बैंक होती है। कैसे? अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल समझ लीजिए कि मैं बहुत अमीर बंदा था, ठीक है, मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी थे, फिर समहाउ कुछ गलत फैसलों की वजह से मेरे पास पैसों की कमी शुरू हो गई और मैं चला गया लोन लेने के लिए। मैं पहली दफ़ा जब लोन लेने के लिए गया तो उन्होंने मुझे चुप करके जो है ना वो लोन दे दिया कि ठीक है यार, इसकी समहाउ कैपेसिटी है तो ये वापस कर देगा। जब मैं दूसरी दफ़ा गया तो फिर उन्होंने जो है ना लोन, तो मैंने पिछला लोन वापस नहीं किया था, अगला लोन लेने के लिए चला गया तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोन वापस कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली फिर मैंने उनको कोई तजावीज़ दी, कोई तरीक़ाकार बताया कि भाई मैं इस तरह से लोन वापस कर दूँगा। फिर जब मैं तीसरी, चौथी या पांचवी दफ़ा गया तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर शराइत रखना शुरू कर दी और डेफिनेटली उनको इस चीज़ की समझ में आ गई कि यार जवाब से जो है ना वो नहीं चल पाएगा, तो ये समहाउ लोन पे ही चलेगा, लेकिन ये लोन पे बैक कैसे करेगा, इसके ऊपर उन्होंने कुछ शराइत रखनी शुरू कर दी। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाईजान आप घर में जो है ना वो इतने से ज़्यादा का अपना सौदा सलफ नहीं ला सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप जो आपका छोटा बेटा है आप उसको भी जॉब करवाएंगे। इस तरह से कुछ उन्होंने कड़ी शराइत जो है ना वो मेरे ऊपर लागू कर दी और फिर जाके जो है ना मुझे लोन मिला। सो यही सिचुएशन पाकिस्तान के साथ है कि भाई जिस वक्त आप पहली दफ़ा लोन लेने के लिए गए आपको लोन मिल गया, लेकिन उसके बाद जब आप चले ही अपने लोन्स के ऊपर तो हर दफ़ा अब लोन पे आपको IMF अपनी शराइत बताती है। वो शराइत क्या होती हैं कि जी आप अपने टैक्स ब्रैकेट को इंक्रीज़ करेंगे, आप इन जगह के ऊपर टैक्स लगाएंगे, आप अपने पेट्रोल की प्राइस जो है वो इतनी रखेंगे, आप अपने बिजली का यूनिट इतना रखेंगे ताकि गवर्नमेंट को जो है ना वो इतने पैसे आ जाएंगे, वो हमारा लोन जो है ना वो वापस कर सके और इन शराइत के ऊपर फिर हमें कर्जा मिलता है। और अब हम ये भी एक तल्ख हकीकत है कि हम पिछले कितने अरसे से चल ही सिर्फ लोन के ऊपर रहे हैं, वो चाहे PPP की गवर्नमेंट हो, चाहे जो है ना वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो या चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट हो, हम चल ही कर्ज़ों के ऊपर रहे। होता क्या है कि जी हमने 100 रुपया कर्जा लिया, उस 100 रुपये कर्जे के ऊपर 50 रुपया तो हमने पिछला कर्जा लेने पे वापस कर दिया, बाकी के 50 रुपये जो है ना वो हमने मुल्क को चलाने पे लगा दिए। ठीक है, सो डेफिनेटली अब वो 50 रुपये से तो मुल्क नहीं चलेगा, मुल्क चलता है जी 150 रुपये से। तो फिर दोबारा मैंने 150 का कर्जा और ले लिया, अब फिर उस 150 के कर्जे में से 50 रुपये मैंने पिछले लोन पे लगा दिया और 100 रुपया मैंने वो कर दिया। सो आस्ता करते 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 वो डेट बढ़ता जाता है। ठीक है जी, और इसी तरह से ये चलता आ रहा है कि पिछली हुकूमत को, अगली हुकूमत को पिछली हुकूमत से ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है। अब ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा कि जब तक हम कुछ जो है वो सख्त इक़दाम नहीं उठाते, सोशल ओवरऑल एज ए नेशन, ओवरऑल एज ए गवर्नमेंट, हम जब तक बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम नहीं उठाते ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये चलता क्यों है? ये इस वजह से चलता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो टैक्स नहीं देते हैं और फिर करप्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, हर मामले के ऊपर करप्शन होती है। सो वो आज आके आपकी गवर्नमेंट के पास जो है ना वो इतने पैसे नहीं बचते, और फिर अगर पैसे बचते हैं गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट उनको बजाय इससे कि कहीं पे कुछ अर्न करे तो उसको ऐसे कामों के ऊपर लगा देती है जहाँ पे मज़ीद आपके ऊपर बोझ पड़ जाता है। जैसे इसकी भी एक एग्जांपल ले लीजिए कि मेरा बाप घर में बीमार पड़ा हुआ है जिसके इलाज के मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे बच्चे के पास स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं, मेरे पास घर का राशन नहीं है कि मैं जो है ना वो खिला सकूँ, मैं कर्ज़ा लेता हूँ और कर्ज़ा लेने के बाद मैं नई गाड़ी ख़रीद लेता हूँ। सो यही हाल गवर्नमेंट्स करती रही है ना कि जी आप बजाय इसके कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि जहाँ से एट द एंड आपको कुछ अर्न हो, जहाँ से आप कुछ कमा सकें, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लगा देते हैं कि जो कि मज़ीद आपके ऊपर जो है ना वो बोझ डालना शुरू हो जाता है। जैसे मेट्रो के जो है ना वो प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन एट द एंड गवर्नमेंट को क्या मिला उनसे? कुछ भी नहीं।
आपने आवाम को तो ज़रूर जो है ना वो बेनिफिट दे दिया, आवाम को आप ये बेनिफिट किसी और तरह से भी दे सकते थे, लेकिन अभी हम इस काबिल नहीं हैं कि हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जो है ना वो डील अप कर सकें। सो जब हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया वो और जो है ना वो हमारे ख़जाने के ऊपर और हमारे इकॉनमी के ऊपर बोझ बन गया, क्योंकि डेफिनेटली इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तो पैसा भी तो चाहिए, और उतना पैसा हम अर्न नहीं कर रहे कि जैसे। सो यही मेरी पिछली एग्जाम्पल आप गाड़ी वाली ले दीजिए कि जब मैंने गाड़ी तो डेफिनेटली गाड़ी ने पानी पे तो नहीं चलना, गाड़ी चलेगी पेट्रोल के ऊपर। सो वो पेट्रोल का मैंने एक एक्स्ट्रा खर्चा अपने ऊपर डाल लिया, इतना तो मैं कमा नहीं रहा। सो ये इकोनॉमी चल रही है, और अगर आप ये सोचते हैं कि ये इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है ना वो बेहतर हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही चलता रहेगा, कर्जे पे कर्जे, कर्जे पे कर्जे चलते रहेंगे तब तक जब तक हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैयर या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिकल इनकलाब नहीं लेके आते। और उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं कि जो कि बड़ी आसान सी हैं, कुछ हैं कि जो कि मुश्किल सी हैं। कि सबसे पहले तो अब इसका अगर मैं आपको सोल्यूशन दूं तो इसका एक तो बड़ा आसान सा जो है ना वो सोल्यूशन ये है कि हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, ठीक है, और कमाना ज़्यादा पड़ेगा। जिस वक्त हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में होते हैं तो उस वक्त घरों में भी तो ये करते हैं ना कि हम अपने खर्चे कम कर लेते हैं और कमाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, कि जैसे छोटे छोटे से भी जो है ना वो अपने कर्जे कम कर लेते हैं। लेकिन हम ये काम नहीं कर रहे, हम अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। हम जहाँ पे हमारा गुजारा हो सकता है एक पुरानी गाड़ी के ऊपर, हम वो नहीं करते, हम नई गाड़ी ले लेते हैं। ये गवर्नमेंट कर रही है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप एक टोयोटा करोला कार में भी जा सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते, आप मर्सिडीज़ ही परचेज़ कर देते हैं। तो ज़ाहिर है कि टोयोटा के खर्चे में और मर्सिडीज़ के खर्चे में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। सो अगर हम अपने खर्चे कम करें तो डेफिनेटली जो है ना वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम बाहर की प्रोडक्ट की निस्बत अपनी प्रोडक्ट को जो है ना प्रेफरेंस दे के ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ जो है ना अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर सकते हैं। अब आप अगर सपोज़ के जो है ना वो नेस्ले का जूस पीते हैं तो आप नेस्ले का जूस मत पिए, शेज़ान का जूस पी लीजिए। अब यहाँ पे फिर नीचे एक कमेंट आएंगे जी शेज़ान जो है ना वो कादियानों की है, ये है वो है। तो अब भाई आप शेज़ान ना पियो, आप बेंस पी लो। तो इसी तरह से है ना कि जिस वक्त हम अपनी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को ख़रीदना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली वो जो पैसा बाहर जा रहा है वो पैसा हमारे ही मुल्क में रहेगा, हमारे ही लोग खुशहाल होंगे। कि एक दूसरी एग्जांपल है कि जी कोक पीने से या ये जितने भी पेप्सी कोक हो गई या जितने भी मशरूबात हो गए, ये पीने से खुदा ना खास्ता आपकी मौत वाक़या तो नहीं होने लगी अगर आप नहीं पिएंगे। तो आप इसकी निस्बत जो है ना वो फ्रेश जूस पी सकते हैं, आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, आप जो मौसमी फल हैं उनका जूस पी सकते हैं, कि जिस वक्त इनकी डिमांड ज़्यादा होगी सो डेफिनेटली हमारे ही किसान का फ़ायदा होगा। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको हम कुछ रिफॉर्म्स करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। सारे का सारा मलबा हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर फेंक के हम बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। हमें डेफिनेटली अपने भी कुछ सोचना पड़ेगा, अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। सारी की सारी जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की नहीं होती। गवर्नमेंट नाअहल है, थी, इसको एक साइड पे रखिए। आप तो अहल हैं ना, आप तो अक्लमंद हैं ना, आप तो कुछ अपने लिए बेहतर जो है ना वो फैसला कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के साथ। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।